नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। कक्षा 12 का एक टॉपिक चल रहा है और नाम है उसका भाषा, व्याकरण और लिपि, जिसमें से एक वीडियो बन चुका है भाषा के ऊपर। बड़ा ही शानदार उसमें समझाया गया है, भाषा के रूपों को उसमें बताया गया है, भाषा की इकाई कौन कौन सी है वो बताया गया है, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर है वो बताया गया है। और उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और आज भाषा से अलग बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण न हो तो शायद ही कोई विद्वान हो। कारण ये है कि व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा को पूरी तरीके से शुद्ध बनाता है, शुद्ध बनाकर उसमें स्पष्टता लाता है। और जब स्पष्टता आ जाए तो वो एक बढ़िया रचना बनती है, और बढ़िया रचना बनती है तो वो एक शुद्ध रूप में ही आपको ज्ञान देगी। तो कहने का तात्पर्य साथियों कि व्याकरण के अंतर्गत आप एक वाक्य लिख रहे हैं, तो कौन सा शब्द उस वाक्य में कहाँ आपको स्थापित करना है, वो चीज़ कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। तभी एक वाक्य आप बना पाते हो। अगर व्याकरण न हो तो आप वाक्य को उल्टा पुल्टा कर दोगे। अब वाक्य है कमल सेब खाता है, कमल सेब खाता है। अब आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं था, आपने लिख दिया कि कमल खाता है सेब, या आपने लिख दिया कि है कमल खाता सेब। तो वहाँ पे वो व्याकरण के नियमों का आपने उल्लंघन किया, तो आपको एक काटा मिलेगा, और काटा मिलेगा तो एक नंबर आपका कट जाएगा। तो व्याकरण, सीधी सी बात कि व्याकरण भाषा को बड़ी शुद्धता से आपके सामने प्रकट करता है। तो आज चर्चा करते हैं व्याकरण के ऊपर। टॉपिक का नाम है भाषा, व्याकरण, लिपि, जिसमें से भाषा की बात अपनों ने कर ली पिछले वीडियो में, और आज चर्चा करेंगे अपने व्याकरण के ऊपर। और व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। व्याकरण का अर्थ होता है विश्लेषण करना, और विश्लेषण का मतलब होता है विशेष प्रकार से किसी भी चीज़ की जांच और परख करना। और जब जांच परख हो जाए तो वो वस्तु पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है। तो आपने क्या कर दिया? उसका विश्लेषण कर लिया। तो वही व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विश्लेषण। अब व्याकरण के अंतर्गत क्या आ जाता है और भाषा के अंतर्गत क्या आ जाता है? भाषा देखो किससे बनती है? वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं पद, और पद से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। इसी को, इन चारों को किस प्रकार से लिखना है, व्याकरण किस प्रकार की चर्चा इन पे करती है, वो चीज़ आज अपने सीखेंगे। तो आज चलते हैं। अब आप लिखना भी प्रारंभ कर सकते हैं, अभ्यास पुस्तिका साथ में रखिएगा, और समझ कर करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ कर करना है। तो साथियों आज चलते हैं व्याकरण पे। यहाँ लिख लेंगे टॉपिक मध्य में, व्याकरण। और सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे व्याकरण का शाब्दिक, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना। और विश्लेषण मैंने कह दिया किसी भाषा का करना है, क्योंकि बात चल रही है भाषा की, तो विश्लेषण भी किसका करना होगा? भाषा का।
तो आशय आपको बता देता हूं, आशय क्या हो जाएगा, आशय बता देता हूं इसका। आशय यह है कि व्याकरण किसी भी भाषा का विश्लेषण कर आशय यह है कि व्याकरण किसी भी भाषा का विश्लेषण कर किसी भी रचना को स्पष्ट रूप प्रदान करता है, रूप प्रदान करता है। तो आशय क्या हो गया, आशय यह है कि व्याकरण किसी भी भाषा का विश्लेषण कर किसी भी रचना को स्पष्ट रूप प्रदान करता है, ये इसका आशय हो गया। अब अगर परिभाषा की बात करें, अब यदि किसकी बात करें, परिभाषा की, कौन सी भाषा, परिभाषा। तो प्यारे खागड़ों इसकी परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा रहेगी कि व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने एवं बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, ज्ञान कराता है। तो क्या हो जाएगा, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने एवं बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। भाषा को शुद्ध कैसे लिखना है, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना कैसे है। अब चलते चलते एक मैं दूध लाने जा रहा था, यहीं से ऊपर लिख रखा था, डेयरी के ऊपर जो दूध जहाँ मिलता है वहाँ लिख रखा था कि यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, या एक जगह ऐसे लिख रखा था यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अब देखो एक जगह वाक्य क्या लिखा गया था कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब शुद्ध गाय, अब गाय को पहले धो फिर शुद्ध करो फिर दूध मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गई, है शुद्धि हो गई। लेकिन ये वाक्य क्या होना चाहिए कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, न कि शुद्ध गाय का दूध मिलता है। होना क्या चाहिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो ऐसे ही अपने में व्याकरण से क्या हो जाती है, गलतियाँ। लेकिन व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें क्या करता है, किसी भी भाषा को बोलने और लिखने के जो नियम है उनका क्या कराता है, ज्ञान कराता है। अब साथियों एक नोट लिख लेना बढ़िया वाला, एक नोट लगा लो, चाहे 10 का हो या 20 का हो, लगा लो। नोट क्या कहता है कि व्याकरण भाषा के नियमों में
स्थिरता लाता है, स्थिरता लाता है। और नियमों में स्थिरता आ जाने से भाषा में एक प्रकार की मानकता स्थापित हो जाती है, हो जाती है। तो क्या हो गया, यहाँ तक समझिए कि व्याकरण भाषा के नियमों में स्थिरता लाता है। स्थिरता कैसे, कि कोई भी एक भाषा है, उसके अपनों ने क्या बना दिए, नियम बना दिए। जैसे संधि के नियम है, आज शुरू में जब बनी थी संधि तब से अभी तक वही नियम है ना, और वही नियम है तो उसमें क्या है, स्थिरता है, कोई बदलाव नहीं है। और जब नियमों के अंदर क्या आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, तो भाषा में एक प्रकार की क्या आ जाएगी, मानकता। मानकता का मतलब होता है एक तरीका, जो लिखा गया है नियमों के अंदर वही क्या रहेगा, मानक रहेगा। मानक मतलब एक माप, कि भाषा का माप क्या है, तो वो माप वही रहेगा। अब जब भाषा के अंदर माप ही नहीं होगा तो कोई भी ए की जगह आ का प्रयोग कर देगा, आ की जगह ए का प्रयोग कर देगा, कोई स्वर नहीं होगी, कोई व्यंजन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन व्याकरण क्या कर देता है, उसमें स्थिरता ला देता है, और स्थिरता आ जाने से भाषा के अंदर एक प्रकार की मानकता आ जाती है, जिससे भाषा में परिनिष्ठता आती है, परिनिष्ठता आती है, जिससे भाषा में परिनिष्ठता आती है, मतलब वो एक प्रकार से सही तरीके से बैठ जाती है। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ पे व्याकरण का शाब्दिक अर्थ बता दिया और आशय आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ गई, परिभाषा आ गई, ठीक है। और परिभाषा के बाद में नोट आ गया, जिससे आपको ये मालूम रहे कि व्याकरण भाषा के अंतर्गत किन चीज़ों का उल्लेख करता है। अब चर्चा करते हैं इसके आगे, यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे अपनों ने पढ़ा कि भाषा की इकाई कौन कौन सी है, और भाषा की इकाई में अपनों ने क्या क्या पढ़ा, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। उसी प्रकार क्या है, व्याकरण के भी क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो व्याकरण के अंग होते हैं वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य। ये 4 अंग उसके रहते हैं। अब आपको पता है कि भाषा पहले बोली जाती है, अपने मुख से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, और उसी ध्वनि को जब अपने लिखित चिन्हों के द्वारा लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। फिर आपको पता है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और पद बनते हैं, और फिर इन दोनों से ही किन का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। ये 4 अंग होते हैं। अब इन 4 अंगों के अंदर व्याकरण का क्या कार्य होता है। जैसे अगर अपने वर्णों की बात करें तो व्याकरण क्या करेगा कि वर्ण का आकार क्या है, कि वो गोल है, मात्रा कैसी आई है, 2 मात्रा आई है, 1 मात्रा आई है, छोटी मात्रा आई है, बड़ी मात्रा आई है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, जो कि मैंने अलंकार में करवाया था आपको, तो वो उसका अध्ययन इसमें रहेगा। और इसके अलावा उनका वर्गीकरण कैसे, जैसे कै वर्ग एक हो गया, चै वर्ग एक हो गया, फिर तालव्य कौन से हैं, फिर संयुक्त वर्ण कौन से हैं, अनुस्वार कौन सा होता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा वर्णों के मेल से जो अन्य जो कार्य किया जाता है उसका उसके अंदर अपने अध्ययन देखेंगे। फिर बात करते हैं किसकी, वर्ण के बाद आता है शब्द। अब शब्दों की उत्पत्ति क्या है,
जैसे तद्भव होता है, तत्सम होता है, उसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे व्याकरण में। फिर तीसरा आ जाता है पद। तो पद का आशय क्या है उसका विश्लेषण करना। और फिर आता है अंत में वाक्य। अब वाक्य का अन्वय क्या है, अन्वय का मतलब दूसरा अर्थ क्या है, पहला अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य के विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे, संश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब अपने व्याकरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, व्याकरण के अंगों के बारे में। उससे पहले आप लिख लेना एक पंक्ति में, और लिखोगे क्या, आपको लिखना है भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अल्प विराम लगा देना, ठीक है। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने बोला क, अब एक ध्वनि के रूप में है, ध्वनि के रूप में है, और मैंने क्या लिख दिया, क, तब ये किसके रूप में आ गया, अब लिखित लिख दिया ना, ये लिखित, और ये क्या हो गया, एक चिन्ह है इसका। क का क्या होता है, एक चिन्ह होता है, और वो चिन्ह क्या है, तो इस चिन्ह को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक है। फिर वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं। फिर इन्हीं फिर शब्द और पद से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं, मैंने लिख दिया वर्ण। फिर वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं। जैसे ऐसा ही एक और है, ल, फिर म हो गया, फिर कलम, ये क्या बन गया, शब्द बन गया, ठीक है। फिर कलम से लिखा, अब ये से विभक्ति युक्त हो गया ना, कलम से ये विभक्ति युक्त हो गया। और कौन सा है, करण, करण की विभक्ति कारक पड़ा है ना, तो विभक्ति युक्त जहाँ हो गया, या ऐसा कह दो कि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए तो वो पद कहलाता है, तो ये अब ये क्या कहलाया, पद कहलाया। और ऐसे ही आगे जब आप लिखते रहोगे, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अब राम ने विभक्ति युक्त है, रावण को विभक्ति युक्त है, बाण से फिर विभक्ति युक्त है, मारा। अब ये एक शब्द हो गया, लेकिन इसका प्रयोग किसमें किया गया है, वाक्य में, तो ये सब क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। और इन्हीं से जब अब पूरा वाक्य क्या बन गया, राम ने रावण को बाण से मारा, अब इससे क्या हो गया, वाक्य का निर्माण। अब चर्चा करते हैं, अगली हेडिंग लगा दोगे, व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, ठीक है। अब व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, लिख देता हूं। के वर्ण विचार, खे शब्द विचार, गे पद विचार, और घे क्या हो जाएगा, घे क्या हो जाएगा, अंतिम क्या बताया था, वाक्य विचार। ये चार क्या हो गए, व्याकरण के अंग।
अब इन चारों के ऊपर अपने क्रम से चर्चा कर लेते हैं। तो पहली हेडिंग क्या लगा लेंगे, वर्ण विचार। यहाँ क्या लिखा और हेडिंग लगाई वर्ण विचार। हेडिंग क्या लग गई, वर्ण विचार। अब वर्ण विचार के अंतर्गत क्या किया जाता है, वो इसका उल्लेख अपने किसके अंतर्गत कर देंगे, वर्ण विचार के अंतर्गत कर देंगे। अब इसका मैं लिख रहा हूं, देख लेना ध्यान से कि इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित इनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा इनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है, तो ये हो गया वर्ण विचार। तो अब आपको पता चल जाएगा कि वर्ण विचार के अंतर्गत अपने क्या करते हैं, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित इनके आकार मैंने बता दिया, गोल जो भी है, उच्चारण स्थान उनका कौन सा रहेगा, वर्गीकरण उनका क्या है, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ऐसे अपने क्या कर देंगे, वर्णों का वर्गीकरण कर देंगे। तथा फिर इसके पश्चात क्या हो जाएगा, फिर इनके मेल से, मतलब मिलाने से, कई वर्णों को मिलाने से, लेकिन वो सह-अर्थक होने चाहिए, मतलब उनका एक अर्थ निकलना चाहिए, तो उससे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वही शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया जाता है, वर्ण विचार में किया जाता है। अब चलते हैं किसके ऊपर, नंबर 2, शब्द विचार। अब चर्चा करते हैं बिंदु नंबर 2 नंबर पे, शब्द विचार। ठीक है, हेडिंग लगा लो, क्या, शब्द विचार। अब शब्द विचार के अंतर्गत क्या किया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ लिखना है कि इसके अंतर्गत शब्द के भेद, इसके अंतर्गत शब्द के भेद, उत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। तो प्यारे खागड़ों, क्या हो जाएगा कि इसके अंतर्गत शब्द के भेद, उत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। देखो, शब्द के भेद कौन कौन से हो गए, जैसे संरचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, ये शब्द क्या हो गए, शब्द के भेद हो गए। इसका इसमें क्या करते हैं, अपने अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो भाई उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, संकर, देशज आदि शब्दों जो आते हैं उसका अध्ययन इसमें करेंगे। फिर रचना की बात करें तो आपने सुना होगा कि शब्द यौगिक होते हैं, योगरूढ़ होते हैं, ये आपने सुना है, रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़।
तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? रचना के अंतर्गत। इस प्रकार से अपने जितने भी शब्द के प्रकार हैं उनका क्या कर लेंगे? उल्लेख कर लेंगे। अब चर्चा करते हैं बिंदु नंबर 3, किस पे? पद विचार पे। ठीक है, अब तीसरा हेडिंग लगा लीजिए, कौन सा? पद विचार। हेडिंग लगाई, क्या है? पद विचार। अब पद विचार के अंतर्गत समझा दिया है कि भाई शब्द से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। ठीक है, और पद कैसे बनते हैं वो चीज़ देखेंगे, और पदों के जो प्रकार है, जैसे हो गया संज्ञा का पद परिचय दीजिए, आप देते हो कि भाई जैसे मैंने लिख दिया राम है, तो राम का पद परिचय आपको देना है, तो क्या आप कहोगे कि राम जी पुल्लिंग है, राम एक वचन है, कर्ता है, ऐसे करके। फिर आप इसी के अंतर्गत फिर दूसरी चीज़ आपको कहेंगे कि सर्वनाम का पद परिचय दीजिए। कोई भी एक शब्द आया है जो सर्वनाम है, तो ऐसे ही क्रिया विशेषण, तो क्रिया का पद परिचय दीजिए। तो ये इसके क्या हो गए? विविध रूप हो गए। इसी का अध्ययन किस में करेंगे? पद विचार में करेंगे। तो लिख लीजिए, इसके अंतर्गत शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, पद निर्माण, इसके अंतर्गत शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया तथा पद के विविध रूपों का उल्लेख किया जाता है, किया जाता है। तो पद विचार में क्या आ जाएगा कि इसके अंतर्गत शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया तथा पद के विविध रूपों का उल्लेख किसमें किया जाता है? पद विचार में किया जाता है। अब अंतिम रहता है आपका वाक्य विचार। अंतिम क्या रहता है? वाक्य विचार। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं अपने वाक्य विचार, और चौथी हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? वाक्य विचार। यहां तक देख लीजिए, ढो दें। और अंतिम आपका बिंदु रहता है घ, और घ क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार हो जाएगा कि लिखना है आपको, समझाया हुआ है, और लिखने के पश्चात एक बार और समझा दूंगा कि इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, अन्वय, संश्लेषण, विश्लेषण, अन्वय, संश्लेषण, विश्लेषण, वाक्य रचना, अवयव मतलब अंग, तथा वाक्य निर्माण
प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। तो साथियों, वाक्य विचार में क्या आ जाएगा? वाक्य विचार में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद वाक्य के कौन कौन से हो गए? भेद हो गया, अर्थ के आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पे भी होता है, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, जो आपने कई प्रकार से सुने हैं ना, तो ये उसके भेद हो गए। अन्वय का मतलब होता है कि जो वाक्य है उसके कहने का तात्पर्य क्या है, उसके अर्थ कितने निकलते हैं, वो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। संश्लेषण, समान रूप से उसकी जांच परख की जाएगी कि वाक्य सही है या नहीं। फिर समान रूप से जब उसकी जांच परख हो जाएगी तो फिर विशेष रूप से उसकी जांच परख की जाएगी कि वो शुद्ध है अशुद्ध है, उसका अर्थ क्या निकलता है आदि। उसके बाद में वाक्य रचना, मतलब जो अपने वाक्य रचना करते हैं तो उसके जो अंग हैं, वाक्य रचना करने के लिए आपको कितने अंगों की आवश्यकता होती है, क्या क्या प्रयोग करना पड़ेगा, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे। और इसके अलावा वाक्य निर्माण प्रक्रिया, कि वाक्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, उसका सबका उल्लेख किसके अंतर्गत किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। तो आज दूसरा वीडियो भाषा व्याकरण लिपि का, जिसमें व्याकरण अपना जो बिंदु है वो भी पूर्ण हो चुका है। पहले से थोड़ा छोटा है लेकिन उतना ही थोड़ा कठिन रहेगा। एक बार परिभाषाएं जो भी है आपके लिए कठिन रहेगी, लेकिन अभ्यास पुस्तिका बार बार अभ्यास और वीडियो को 2-3 बार चलाकर अगर यदि आप देख लेते हो तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक बार लिख लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लिख लीजिए अभ्यास पुस्तिका में, उसके बाद में उसका निरंतर अध्ययन कर लीजिए। 2-3 बार अभ्यास जब कर लोगे तो आपका व्याकरण भी पूर्ण हो जाएगा। और इसी के साथ ही मित्रों, मैं अनुराग छिंपा आपसे विदा चाहूँगा, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ऐसे अंगूठे वाला, और इसी के साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मैं विदा चाहता हूँ। श्री राम अध्ययन मंत्रा। जय हिंद, जय भारत।